नमस्कार दोस्तों, एनसीईआरटी सीरीज में हम लोग ज्योग्राफी का क्लास ये 7 का अंतिम अध्याय है। ठीक है, हम लोग देखेंगे इसमें कि रेगिस्तान में जीवन। तो हम लोग चाहे आप यूपीएससी का क्वेश्चन आप जरूर देखिएगा, पीवाईक्यू का। तो उसमें एक फीचर दिया गया था कि आपको बताना है कि वो जो फीचर है वो रेगिस्तान वाले क्षेत्र में वनस्पति का कौन कौन सा फीचर ट्रू है ना। तो अब इससे काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है क्वेश्चन चैप्टर ये। चलिए ठीक है, देख लेते हैं क्या लिखा है कि अध्याय आप 5 में आप पढ़ चुके हैं कि पेड़ पौधे मनुष्य पशु एवं मनुष्य के जल ही जीवन है। जहाँ पानी के लिए जल ना हो, मनुष्यों के चरने के लिए घास ना हो, फसलों को उगने के लिए जल ना हो, ऐसे स्थान किसी भी जीव के लिए कठिन हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है, जल ही सबसे बड़ा चीज है, जल ही जीवन है ना। अब हम विश्व के उन स्थानों के बारे में पढ़ेंगे जहाँ अत्यधिक कष्टकारी तापमान में जीना सीख चुके हैं। इनमें से कुछ स्थान आग की तरह गर्म है और कुछ बर्फ की तरह ठंडे हैं। ये विश्व के रेगिस्तानी क्षेत्र हैं। इन क्षेत्रों में कम वर्षा, विरल वनस्पति और चरम तापमान होते हैं। तापमान के आधार पर रेगिस्तान गर्म या ठंडे हो सकते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा, रेगिस्तान केवल गर्म नहीं होती है। ठीक है, केवल बालू बाली ये सोचना रेगिस्तान नहीं कहलाती है। कहाँ जहाँ पे आपका देखिएगा केवल बर्फ ही बर्फ हो, जहाँ बारिश ही बहुत कम होती है, वो भी आपका एक प्रकार का रेगिस्तान ही, उसको ठंडा रेगिस्तान कहते हैं ना। इन स्थानों में जहाँ कभी कभी थोड़ा बहुत जल उपलब्ध होता है, वहाँ कृषि करने के लिए बस जाते हैं। चलिए अब हम गर्म रेगिस्तान के बारे में चर्चा करते हैं। विश्व एवं अफ्रीका महाद्वीप के मानचित्र को अब देखिएगा। उत्तरी अफ्रीका का भूभाग फैले हुए सहारा रेगिस्तान का पता लगाए। यह विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। यह लगभग 8.54 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। क्या आपको याद है कि भारत का क्षेत्रफल 3.2 लाख वर्ग किलोमीटर है? बिल्कुल। और जबकि जो रेगिस्तान जो फैला है वो देख लीजिएगा, लगभग लगभग 3 गुना मान सकते हैं। ठीक है, लगभग कितना है? 3 गुना। ठीक है, अब देखिएगा सहारा रेगिस्तान 11 देशों, जिसमें देखिएगा अल्जीरिया हो गया, चाड, मिस्र, लीबिया, माली, मोरितानिया, मोरक्को, नाइजर, सूडान, ट्यूनीशिया, पश्चिमी सहारा शामिल है। ठीक है, इसमें रेगिस्तान के बारे में सोचते समय आपके मस्तिष्क में तुरंत रेत का दृश्य उभरता है, परंतु सहारा मरुस्थल बालू के विशाल परतों से ढका हुआ नहीं है, वरन एक बजरी मैदान है और नग्न चट्टानी सतह वाले उत्थित पठार भी है। तो यहाँ पठार है जो उत्थित है, थोड़ा सा उभरा हुआ भाग है, केवल नग्न है। ठीक है, अर्थात ये केवल बालू ही बालू नहीं, नग्न चट्टानी का एक बहुत बड़ा क्षेत्र में फैला हुआ, ठीक है, भाग है ये। चट्टानी सतह कुछ स्थानों पर 2500 मीटर से भी अधिक ऊंचाई है। ठीक है, अब यहाँ देख लीजिएगा, देखिए यहाँ पे स्पष्ट रूप से दिखा गया, ये वेस्टर्न सहारा, मोरक्को, ट्यूनीशिया, लीबिया, मिस्र, सूडान, चाद, नाइजर, माली, मोरिटानिया। ठीक है, ये देखिए ना, आपका क्या है, सहारा सहारा वाला क्षेत्र फैला हुआ। इरिट्रिया में पोर्शन है। उसके बाद थोड़ा सा इधर देखिएगा, क्या है, सोमाली गणराज्य का। ठीक है, मोगेडिशु, ठीक है, इसकी राजधानी है ना। चलिए यहाँ पे देखिएगा, इस ये वाला क्षेत्र क्या है, सहारा मरुस्थल है। ठीक है, तो आप समझ गए, केवल वहाँ रेत ही नहीं बल्कि एक पठारीय क्षेत्र भी है। ठीक है, जो काफी विस्तृत 8.54 लाख वर्ग मीटर में फैला हुआ है ना। अब जलवायु देखिए, सहारा रेगिस्तान की जलवायु अत्यधिक गर्म एवं शुष्क है, काफी शुष्क है। जब बारिश नहीं होगी तो आर्द्र कैसे हो सकता है ना, शुष्क है। यहाँ वर्षा ऋतु में अल्पकाल के लिए होती है। यहाँ आकाश बादल रहित और निर्मल होता है। यहाँ नमी संचय होने की अपेक्षा तेजी से वाष्पित हो जाती है और दिन अविश्वसनीय रूप से गर्म होते हैं और दिन के समय तापमान 50 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच जाता है, जिससे रेत एवं नग्न चट्टानें अत्यधिक गर्म हो जाती है। तो तापमान देखिए दिन के समय 50 डिग्री लगभग है ना। और इनके ताप के विकिरण होने के कारण चारों तरफ सब कुछ गर्म हो जाते हैं। रात अत्यधिक ठंडी होती है और तापमान गिरकर हिमांक बिंदु वाली 0 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच जाती है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार दिन के समय अत्यधिक तापमान है और रात के समय अत्यधिक कम तापमान है, यानी तापमान के बीच का अंतर बहुत ही ज्यादा है ना। अब यह देखिएगा वनस्पति और प्राणी जात के बारे में देखिए क्या है कि सहारा रेगिस्तान की वनस्पतियों में केक्टस, खजूर, पेड़, एकेसिया पाए जाते हैं। एकेसिया याद रखिएगा, एकेसिया जो है वो प्रमुख रूप से रेगिस्तानी विभागों में होती है ना। यहाँ कुछ स्थानों में मरुधान, खजूर के पेड़ों से ही हरित द्वीप पाए जाते हैं। देखिएगा यहाँ स्पष्ट रूप से सारा मरुधान दिया गया है। यहाँ देखिएगा ऊंट, लकड़बग्घा, सियार, लोमड़ी, बिच्छू, सांप, विभिन्न प्रकार के, ज्यादातर इन क्षेत्रों में सरीसृप वर्ग के जो प्राणी जात होती है वो ज्यादातर विकास होती है ना।
छिपकलियाँ भी यहाँ प्रमुख जीव जंतु है। उसके बाद देखिए लोग के बारे में थोड़ा देख लीजिएगा। सहारा रेगिस्तान के कष्टकारी जलवायु में भी विभिन्न समुदाय के लोग निवास करते हैं, जो भिन्न-भिन्न क्रियाकलापों में भाग लेते हैं। इनमें बुदेयीन और तुआरेग, याद रखिएगा, बुदेयीन और तुआरेग भी शामिल है। चलवासी जनजाति वाले ये लोग बकरी, भेड़, ऊँट, घोड़े जैसे पशुधन को पालते हैं। इन पशुओं से इन लोगों को दूध मिलता है। इनकी खाल से ये पेटी, जूते, पानी की बोतल बनाने के लिए चमड़ा प्राप्त करते हैं तथा पशुओं के बालों का उपयोग चटाई, कालीन, कपड़े, कंबल इत्यादि बनाने के लिए किया जाता है। और यहाँ धूल भरी आंधियाँ आती है, ठीक है। तो धूल भरी आंधियों और गर्म वायु से बचने के लिए लोग वस्त्र पहनते हैं, ठीक है। तो वस्त्र भी बहुत बड़ा भारी भरकम हो सकता है ना। तो देखिएगा क्या है कि सहारा मरुधान एवं मिस्र नील घाटी लोगों को निवास में मदद करती है। यहाँ जल की उपलब्धता होने के लिए खजूर के पेड़ उगाते हैं और यहाँ चावल, गेहूँ, जौ, सेब जैसी फसलों की भी उगाई जाती है। विश्व में उगाए जाने वाले कपास विश्व में प्रसिद्ध है। तेल की खोज संपूर्ण विश्व में अत्यधिक मांग वाले इस उत्पाद का अल्जीरिया, लीबिया, मिस्र में होने के कारण सहारा में तेजी से परिवर्तन हो रहा है। इस क्षेत्र में प्राप्त अन्य महत्वपूर्ण खनिजों में जैसे लोहा, फास्फोरस, मैग्नीज, यूरेनियम भी सम्मिलित है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे सहारा की सांस्कृतिक जीवन शैली में भी परिवर्तन आ रहा है। आज यहाँ मस्जिदों के ऊंचे कांचे के खिड़कियों वाले भवन ऊँटों के प्राचीन मार्ग के स्थान पर सुपर महामार्ग बन गया है। नमक के व्यापार ऊँटों के स्थान पर ट्रक ले रहा है और तुआरेग लोग विदेशी पर्यटकों के लिए मार्गदर्शक का काम कर रहे हैं। और आज अनेक चलवासी जनजातीय लोग शहरी जीवन की ओर जा रहे हैं, जहाँ वे तेल व गैस का काम कार्यों में नौकरी करते ढूंढते हैं, ठीक है। अब हम लोग आते हैं ठंडा रेगिस्तान के बारे में, जैसे लद्दाख वाला क्षेत्र में, ठीक है। देखिएगा कि जम्मू कश्मीर के पूर्व में बृहत हिमालय में स्थित लद्दाख एक ठंडा रेगिस्तान है। इसके उत्तर में काराकोरम पर्वत श्रेणियाँ, दक्षिण में जास्कर, याद रखिएगा जो लद्दाख श्रेणी है वो काराकोरम और जास्कर के बीच में है, ठीक है। लद्दाख से होकर अनेक नदियां बहती है, जैसे क्या हो जाएगा, सिंधु नदी हो गया। इनकी नदियां गहरी खाई और महागड्ढ जिसे गॉर्ज कहा जाता है का निर्माण करती है। लद्दाख में अनेक हिमालय जैसे ग्रेनी हिमालय है, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं लद्दाख की ऊंचाई कारगिल में लगभग 3000 मीटर से काराकोरम में आपका 8000 मीटर तक पाई जाती है। और अधिक ऊंचाई के कारण यहाँ जलवायु अत्यधिक शीतल और शुष्क होती है। शीतल ऐसा नहीं कि बारिश होती है, यहाँ बारिश बहुत ही कम होती है ना। और ऊंचाई के साथ वायु परत होती है जिसमें सूर्य की गर्मी की अत्यधिक तीव्रता महसूस होती है। ग्रीष्म ऋतु में के दिन में तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से कुछ अधिक होता है। रात का तापमान -30 डिग्री सेल्सियस के बीच में नीचे चला जाता है। शीत ऋतु में यह बर्फीला ठंडा हो जाता है या तापमान लगभग -40 डिग्री से नीचे गिरता है। चूंकि यह हिमालय वृष्टि छाया क्षेत्र में अतः यहाँ वर्षा बहुत ही कम होती है। तो वर्षा बहुत ही कम होती है, ठीक है। तापमान भी आप देख लीजिएगा -40 डिग्री सेल्सियस। यहाँ देखिएगा कि लद्दाख वाला जो क्षेत्र है वो इस प्रकार दिया गया है। यहाँ पे देखिए इंडस नदी, ये सिंधु नदी है, यहाँ पे श्योक नदी है, यहाँ पे देखिए कारगिल है, ये श्योक नदी है। उसके बाद देहरादून गोम्पास है, ये भी श्योक नदी, अच्छा श्योक नदी का है। उसके बाद आपका ये चीन वाला अक्साई चीन वाला पार्ट है, ठीक है, अक्साई चीन, ठीक है, ठीक है। उसके बाद सिंधु नदी है, ठीक है। ये वाला पोर्शन देखिएगा, इसमें बहुत ही कम बारिश होती है, ठीक है, इसलिए ठंडा रेगिस्तान बोलते हैं। देखिएगा मुश्किल से 10 सेंटीमीटर प्रति वर्ष यह क्षेत्र बर्फीली हवाओं एवं तेज जलाने वाली धूप का अनुभव करता है। यह जानकर आपको आश्चर्य होगा कि यदि आप सूर्य की धूप में इस तरह बैठे कि आपके पैर छाया में हो और आप एक समय पर उष्ण घाट और तुषार घाट से ग्रसित हो सकते हैं। मतलब एक बार आप धूप में रहे एक पैर और एक पैर छाया में, तो आपका धूप के कारण भी नुकसान हो सकता है और जो ठंड है ठंड के कारण भी नुकसान हो सकता है। ऐसा इसका जलवायु क्षेत्र है यहाँ पे। अब देखिएगा वनस्पति और प्राणी जात किस प्रकार है यहाँ पे। यहाँ उच्च शुष्कता के कारण वनस्पति विरल है, बहुत ही कम वनस्पति पाई जाती है। यहाँ जानवरों से चलने के लिए कहीं कहीं घास, छोटी झाड़ियाँ मिलती हैं और घाटी के सरपत, विलो एवं पॉपुलर के उपल देखे जा सकते हैं। ग्रीष्म ऋतु में सेब, खुबानी, अखरोट जैसे पेड़ पल्लवित होते हैं और लद्दाख के
पक्षियों की विभिन्न प्रजातियां नजर आती है। इसमें देखिएगा रोबिन, रेड स्टार, टिबेटी स्नोकॉक, रेवेन एवं हुप यहाँ पाए जाने वाले सामान्य पक्षी हैं। इनमें कुछ पक्षी जो प्रवासी पक्षी है लद्दाख में पशुओं में जैसे जंगली बकरी, जंगली भेड़ या विशेष प्रकार के कुत्ते भी यहाँ पाए जाते हैं। इन पशुओं को दूध, मांस और खाल प्राप्त करने के लिए पाया जाता है। यहाँ दूध का उपयोग पनीर, मक्खन बनाने के लिए होता है। भेड़ और बकरी के बालों का उपयोग ऊनी वस्त्र बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं लोग कैसा है यहाँ के। क्या आप लद्दाख और तिब्बत के मध्य एशिया के निवासियों के बीच में कोई समानता पाते हैं? यहाँ के लोग या तो मुसलमान हैं या बौद्ध हैं। वास्तव में लद्दाख में अनेक बौद्ध मठ और परंपरागत गोपा के साथ स्थित है। कुछ प्रसिद्ध मठ जैसे हेबिस लद्दाख वाला भाग में है, हेबिस मठ, ठीक से मठ से और लामायूरू। ठीक है, ग्रीष्म ऋतु में यहाँ के निवासी जो आलू, मटर, सेब, सलजम की खेती करते हैं। शीत ऋतु में जलवायु इतनी कष्टकारी होती है कि लोग धार्मिक अनुष्ठानों, उत्सवों में अपने आप को व्यस्त रखते हुए यहाँ के महिलाएं अत्यधिक परिश्रमी होती है। वे केवल घरों में खेतों में ही काम नहीं करती है, बल्कि देखिएगा छोटे व्यवसाय दुकानदारों भी संभालती है, दुकानों को भी संभालती है। लद्दाख की राजधानी लेह सड़क और वायु मार्ग की भली भांति जुड़ी है। राष्ट्रीय राजमार्ग 1A लेह से जोजिला, याद रखिएगा जो 1A है वो किसको जोड़ता है? लेह से जोजिला, ठीक है, याद रखिएगा। जोजिला दर्रा होते हुए कश्मीर घाटी को जोड़ती है। ठीक है, जोजिला दर्रा होते हुए लेह से कश्मीर घाटी, याद रखिएगा। ये बीपीएससी में भी हाल फिलहाल में क्वेश्चन जो 70th बीपीएससी हुआ था, ये क्वेश्चन आपका यहाँ से उठाया गया था। ठीक है, चलिए अब आते हैं देखिएगा यहाँ मुख्य क्रियाकलाप पर्यटन, देश विदेश के अनेक पर्यटक यहाँ पर्यटन के लिए आते हैं। गोपा दर्शन, घास के मैदान, हिमनदों की सैर, उत्सवों और अनुष्ठानों को देखना यहाँ प्रमुख पर्यटक आकर्षक है। आधुनिकीकरण के फलस्वरूप यहाँ के जनजीवन में परिवर्तन आ रहे हैं, लेकिन लद्दाख के लोगों ने शताब्दियों की प्रकृति के साथ समन्वय और संतुलन सीखा है। ठीक है, जल एवं ईंधन जैसे संसाधनों की कमी के कारण आवश्यकता अनुसार वित्तीय व्ययता से ही इसका उपयोग करते हैं और कुछ व्यर्थ नहीं करते हैं। ठीक है दोस्तों, ये क्लास 7 कंप्लीट हो चुका है। अब हम क्लास 8 का ज्योग्राफी कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इस चैनल में बने रहिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा कि पढ़ाई किस प्रकार पेस ठीक है, स्लो किया जाए या फास्ट किया जाए, इसके बारे में भी आप कमेंट कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।